कभी कभी पुलिस के पास इतने उलझाने वाले केसेस आते हैं कि रातों की नींद तक उड़ा देते हैं। आज की कहानी ऐसे ही पेचों में उलझी हुई है, जिसमें एक तरफ लगता है कि आसानी से केस सुलझ गया है और दूसरी तरफ लगता है कि बहुत मुश्किल है। एक ऐसी वारदात जिसमें चार चार राज्यों की पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा, जिसमें तीन तो पूरी सख्ती से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं दीप्ति गोयल एंड देवेंद्र सिंह केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के एक जाने माने डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से। यहीं पर दारूहेड़ा नामक इलाका पड़ता है। वैसे ये एक इंडस्ट्रियल हब है और यह दिल्ली एनसीआर के रीजन में आता है। तो दारूहेड़ा के अंतर्गत रामनगर कॉलोनी पड़ती है। तारीख थी 7 दिसंबर 2019 की। समय था सुबह के 3:30 से 4 बजे के आसपास का। इस समय एक राहगीर थे जो नंदरामपुर बस रोड से होते हुए कहीं जा रहे थे। इसी दौरान इन्हें रामनगर कॉलोनी के पास रोड के किनारे कुछ दिखाई पड़ता है। राहगीर को कुछ शक हुआ। यह वहीं पर रुककर मोबाइल टॉर्च ऑन करके देखते हैं। जैसे ही टॉर्च ऑन हुई, सामने का नज़ारा देखकर इनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पर किसी महिला का शव पड़ा हुआ था जो बुरी तरह से रक्त में लथपथ थी। फौरन राहगीर ने पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी। कुछ ही मिनटों में उस इलाके की लोकल पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाश को देखती देखती है। यह किसी महिला की लाश थी। उसने जींस पैंट और जैकेट पहन रखी थी। इसके शरीर पर 4 बुलेट इंजर पाई गई, यानी कि किसी ने इन पर 4 गोलियां दागी थीं। एक सर में, 2 चेस्ट पर और एक एब्डोमेन एरिया पर। यह मामला काफ़ी सीरियस था। देखने से ही समझ में आ गया कि कत्ल की घटना है। लोकल पुलिस ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को सूचना दी। कुछ ही देर में हाई रैंक ऑफिसर्स आते हैं। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। मृतक लड़की को देखकर लगा कि इसकी एज 20 से 22 साल के आसपास की होगी। धीरे धीरे सुबह हो रही थी। लोग भी इकट्ठा होने लगे थे। चूँकि पास की ही एक कॉलोनी की वारदात थी, तो खबर तेज़ी से लोगों में फैली। क्राइम सीन का घेराव करके पुलिस ने उसके आसपास छानबीन करनी शुरू कर दी। शायद इस महिला से जुड़ी कोई चीज़ मिले। वैसे लड़की का चेहरा बिल्कुल सही सलामत था, पहचानने लायक था। इसको 4 गोलियां मारी गई थी, जो ये दर्शाता है कि हो ना हो जिसने भी कत्ल किया है उसकी इस लड़की से बहुत गहरी दुश्मनी रही होगी। किसी भी कीमत पर वो इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, या फिर चाहती थी। एब्डोमेन एरिया में गोली चलाना कातिल की बर्बरता को भी दर्शाता रहा। सुबह होने पर पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने लोकल लोगों से महिला के बारे में पूछा। क्या इसको कोई पहचानता है? लड़की से देखने से लड़की किसी और जगह से आई हुई लग रही थी। मेन रोड के किनारे इसको फेंका गया था। कातिल किसी व्हीकल में लड़की को बिठाकर लाया होगा और कत्ल करके यहाँ पर डंप करके भाग गया। लड़की की लड़की की तलाशी लेने पर उसके जेब से किसी ब्यूटी पार्लर का विजिटिंग कार्ड मिला। यह ब्यूटी पार्लर दिल्ली में था। अब पुलिस को लड़की की पहचान जानने का बहुत बड़ा सुराग मिल चुका था। उसी दौरान रेवाड़ी से सरकारी हॉस्पिटल भिजवा देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। जिले में एसपी एसएसपी को यह भी शक था कि कहीं लड़की के साथ दुष्कर्म तो नहीं हुआ है। डॉक्टर से कहा गया कि दुष्कर्म को लेकर भी लाश की जांच की जाए। विजिटिंग कार्ड पर फ़ोन नंबर और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी लिखे होते हैं। जिसका भी कार्ड हो, तो ब्यूटी पार्लर के इस कार्ड पर भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स थे। हरियाणा पुलिस ने पार्लर में कॉन्टैक्ट किया। उन्हें मृतक लड़की की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछा गया। यहाँ से लड़की का नाम पता चला कि दीप्ति गोयल। यह लड़की दिल्ली की रहने वाली थी और उस ब्यूटी पार्लर में ट्रेनिंग करती थी। पार्लर से दीप्ति का फ़ोन नंबर लिया गया। अब इस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। इस लड़की के द्वारा सबसे आखिरी बार कॉल पर बातचीत अपने पिता से की गई थी। अब पुलिस ने पिता से कांटेक्ट किया। ऐसे करके हरियाणा पुलिस ने उसी लाश में मिलने वाले दिन ही लड़की की पहचान पता कर ली। पुलिस ने पिता को बताया कि ऐसी ऐसी बातें, हमें आपकी बेटी की लाश हरियाणा के धारूहेड़ा इलाके में मिली है। यह सुनते ही पिता के होश उड़ गए। पिता के अनुसार अभी कल शाम को ही, यानी 6 दिसंबर को बेटी बाजार जाने का बोलकर घर से निकली थी। फिर अचानक वह हरियाणा कैसे पहुंच गई? पिता ने बताया कि रात में 11 बजे के आसपास इनकी बेटी से फ़ोन पर बातचीत हुई थी। उसने कहा कि वो ठीक है, चिंता ना करें, ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। पिता ने सोचा कि वह अपने फ्रेंड्स के साथ होगी, आ जाएगी। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीता। देर रात तो हो ही चुकी थी। 1 बजे, 2 बजे, 3 बज गए, मगर बेटी घर नहीं लौटी। पिता को बहुत चिंता हुई।
इन्होंने फिर से उसका फ़ोन ट्राई किया मगर इस बार कॉल नहीं लगा। ये सारी बातें सुनकर पुलिस के दिमाग में एक चीज़ खटकती है। अब फिर से लाश मिलने वाली जगह पर जाया गया। वहाँ पर लड़की के फ़ोन को ढूंढते हैं। काफ़ी कोशिश की गई मगर लड़की का फ़ोन नहीं मिला। सबसे पहली बार लड़की लड़की के शोक की सूचना पुलिस को 3:50 के आसपास मिली थी और पिता के पास उन्होंने लाश की पहचान की लड़की की फ़ोटो व्हाट्सएप पर। पोस्टमार्टम के दुष्कर्म के कोई भी परिणाम सामने नहीं आए, लेकिन लेकिन लड़की के साथ मारपीट की गई थी। फिर उसको 4 गोलियां दागी गई, एक सर में, 2 चेस्ट पर और एक एब्डोमेन एरिया पर। पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों को सौंप देते हैं। दीप्ति गोयल के बारे में थोड़ी बात करें तो यह मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आने वाले सांगरिया इलाके की रहने वाली थी। इसके पिता भी वहीं पर रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले दीप्ति के पिता अपनी बेटी को लेकर दिल्ली के रोहिणी इलाके में आ जाते हैं। यहाँ पर इनके एक रिश्तेदार का घर था। न्यूज़ रिपोर्टर्स के अनुसार नानी का घर था। पिता का सांगरिया में ही छोटा मोटा कारोबार था जिसे ये दिल्ली से ही मैनेज करते थे। दीप्ति नानी के घर पर रहते हुए फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी और साथ में ही ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग भी ले रही थी। ये एक संपन्न परिवार से थी और इज्जतदार लोग थे, लेकिन जिस तरह से दीप्ति का कत्ल हुआ वह साफ तौर पर आपसी दुश्मनी की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन घर वालों से पूछताछ में उन्हें कोई आइडिया नहीं कि दीप्ति का कत्ल किसने किया और क्यों किया। क्योंकि इसका दुश्मन था यह सोच भी नहीं सकते। दीप्ति ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था, कभी इसका किसी के साथ कोई सीरियस लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। अब हरियाणा पुलिस ने रास्तों पर, टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। पुलिस को अब कातिल का पता लगाना था। इन्होंने दीप्ति के मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर लगा दिया। इसके किन किन लोगों से बातचीत होती है, कौन कौन से लोग हाल ही के दिनों में इनसे बात की थी, सब कुछ पता किया गया। हरियाणा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी। इसी दौरान एक और कहानी करवट लेती है। राजस्थान के जयपुर में चंदबाजी नामक एरिया है। इसी के पास से दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे NH गुजरता है। यहीं अजमेर बाईपास के करीब 7 दिसंबर 2019 की सुबह सुबह किसी ने हाईवे के सर्विस लेन के किनारे पर एक लाश पड़ी हुई देखी। फ़ौरन उसने जयपुर पुलिस को सूचना दी। खबर सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में ले लिया गया। किसी 30-35 साल के आदमी का शव था। इसके सर में गोली लगी थी। साफ साफ यह कत्ल का केस था। पुलिस ने यह भी ध्यान दिया कि इस आदमी ने जो कपड़े पहन रखे थे वो किसी ड्राइवर की ड्रेस को जैसे लग रहे थे, जैसे कि किसी कंपनी के लिए ड्राइविंग का काम करता हो। पुलिस ने इसकी पहचान जानने के लिए इसकी तलाशी ली मगर कुछ भी पहचान लायक चीज़ें नहीं मिली। कोई ID कार्ड, कुछ भी नहीं मिला। लाश के आसपास छानबीन करने पर एक माचिस की डिब्बी पुलिस को मिलती है जो शायद इसी मृतक की होगी। पुलिस ने डिब्बी को उठाकर देखा। पता चला कि यह माचिस की डिब्बी दिल्ली की मैन्युफैक्चर्ड है। अब यह तो कोई बड़ी बात नहीं थी। दिल्ली की बनी माचिस कहीं पर भी बिक सकती है, कहीं से भी खरीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दिल्ली में ही मिले। मगर यहाँ पर यह बड़ा सुराग था यह क्योंकि यह माचिस की दिल्ली जयपुर हाईवे के आसपास कोई भी दुकान नहीं थी जहाँ से माचिस खरीदी जाए। अगर ये दिल्ली की बनी माचिस है तो ज़्यादा चांस था कि यह आदमी दिल्ली से जयपुर जा रहा होगा। पहले तो शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। अब राजस्थान पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्होंने दिल्ली के साइड के टोल प्लाजा के CCTV फुटेज चेक करवाए। वहाँ पर टैक्सी की तरह चलने वाली गाड़ियों पर खास तौर से ध्यान दिया गया क्योंकि वो मृतक भी ड्राइवर की वेशभूषा में था। लाश की कंडीशन को देखकर लगा कि इसके कत्ल को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। 6-7 दिसंबर के बीच में एक कत्ल हुआ होगा। CCTV की जांच करने के दौरान पुलिस को एक टोल प्लाजा पर इनोवा क्रिस्टा गाड़ी दिखी। इसी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मृतक की तरह ड्रेस में एक आदमी दिखाई दिया जो शायद मृतक ही था। गाड़ी में इसके अलावा कोई और भी था या नहीं, यह चीज़ तो पता नहीं चल पाई मगर पुलिस को माचिस की डिब्बी के बाद अब एक गाड़ी मिली। गाड़ी का नंबर भी साफ साफ था। पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से कार के ओनर का पता किया। यह गाड़ी अजीत सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सारी चीज़ों का पता करते करते 8 दिसंबर का दिन आ चुका था। दीप्ति गोयल केस की इन्वेस्टिगेशन हरियाणा पुलिस कर रही थी। इधर राजस्थान पुलिस भी ड्राइवर की पहचान जानने की कोशिश कर रही थी। अब जयपुर पुलिस इनोवा क्रिस्टा कार के ओनर अजीत सिंह से कांटेक्ट करती है
उनसे पूछताछ की जाती है तो कि आपकी कार दिल्ली जयपुर हाईवे पर आई है, आपकी कार चलाने वाला आदमी कौन है। अजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि गाड़ी इनके भाई देवेंद्र सिंह चलाते हैं। एक ऑनलाइन कैब सर्विस के तौर पर 6 दिसंबर की शाम में देवेंद्र ने अपनी पत्नी को कॉल करके बोला कि एक बुकिंग आई है, जयपुर जाना है, इसलिए घर लौटने में इन्हें देर रात या कल सुबह हो जाएगी। वैसे देवेंद्र सिंह, इनकी पत्नी, पूरा परिवार, भाई अजीत सिंह, उनका पूरा परिवार, सभी लोग दिल्ली के द्वारका सब डिवीज़न में आने वाले डावरी इलाके में रहते थे। 7 दिसंबर की सुबह तक जब देवेंद्र घर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी ने जानने के लिए उन्हें कॉल किया, मगर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पूरा 7 दिसंबर उनके घर लौटने का वेट किया जाता है। फिर 8 दिसंबर के दिन भाई अजीत डाबरी थाने में देवेंद्र सिंह की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। यहाँ दिल्ली पुलिस ने भी देवेंद्र की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। देवेंद्र की पत्नी से पूछताछ करने पर मिला कि देवेंद्र जयपुर की तरफ गए थे। उन्हें ऑनलाइन बुकिंग आई थी कि कैब के लिए। दिल्ली पुलिस ने जब आखिरी बार बुकिंग हुए कैब की डिटेल्स निकाली तो मिला कि वो कैब दीप्ति गोयल के नाम पर बुक थी। अब दिल्ली पुलिस दीप्ति के घर जाकर पता करती है। वहाँ पर मिला कि दीप्ति का हरियाणा में कत्ल हो चुका है। ऐसे करके सारी बातें राजस्थान पुलिस को पता चली। फिर इन्होंने अजीत को बताया कि एक शव मिला है जयपुर हाईवे पर, आप एक बार उसकी पहचान कर लीजिए। पुलिस ने उसका फ़ोटो भेजा। अब देवेंद्र के भाई अजीत और देवेंद्र की वाइफ दोनों दोनों शव की पहचान करते हैं। सच में ये देवेंद्र का ही शव था। अब दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करके इन्फॉर्मेशन साझा करके केस सॉल्व करने की कोशिश करती है। दिल्ली पुलिस को कैब बुकिंग से एक और चीज़ पता चली कि दीप्ति ने कैब बुक करने के बाद उसको कैंसिल भी कर दिया था। अब इससे एक और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। जब लड़की ने कैब कैंसिल कर दी तो ड्राइवर जयपुर क्यों गया, लड़की हरियाणा कैसे पहुंची। और भी गहनता से तफ्तीश करने पर और कड़ी से कड़ी जोड़ने पर मिला कि न तो कैब बुक की गई थी और फिर कैंसिल भी कर दिया गया था, मगर कैंसिल होने के बाद भी ये लड़की उसी कैब से जयपुर जा रही थी। लेकिन आगे बीच रास्ते में यानी हरियाणा में इसकी गोली मारकर कत्ल हो जाता है। फिर इसी तरह से कैब ड्राइवर का भी कत्ल हो गया। हो ना हो दोनों के कत्ल में एक ही वेपन का यूज़ किया गया था। बैलिस्टिक रिपोर्ट में भी दोनों के कत्लों में सेम तरह के सेम डायमेंशन के बुलेट्स मिले। दोनों का कातिल एक ही है, या तो वो उसी कैब में बैठा हुआ था या फिर कैब का पीछा कर रहा था। अब चूंकि देवेंद्र का शव हाईवे पर मिला और उसकी इनोवा कार वहाँ पर नहीं थी, फिर ज़्यादा संभावना है कि वह कार कातिल ही लेकर भागा होगा। पुलिस ने जयपुर हाईवे के आगे के कैमरे खंगाल ले इनोवा गाड़ी को स्पॉट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्पॉट भी हो जाती है। उसको कोई आदमी चला रहा था। ऐसे ही राजस्थान पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अब तारीख आती है 9 दिसंबर की। देवेंद्र को बॉडी को भी पोस्टमार्टम के बाद उसके घर वालों को सौंप देते हैं। इसी दौरान केस में एंट्री होती है गुजरात पुलिस की। गुजरात पुलिस ने हरियाणा पुलिस से कांटेक्ट किया और बताया कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है। दरअसल इसके पीछे की कहानी है कि यह एक आदमी इनोवा गाड़ी लेकर गुजरात सूरत में सरथला नामक इलाका पड़ता है। यहाँ पर एक सेकंड हैंड कार डीलर प्रकाश वाचर पहुँचा। यह 9 दिसंबर की बात है। गाड़ी थोड़ी डैमेज थी, एक शीशा टूटा हुआ था, एक साइड मिरर भी डैमेज था। गाड़ी बेचने वाला थोड़ा चिंतित और जल्दीबाजी में दिखाई दे रहा था। इस वजह से कार डीलर प्रकाश को अजीब लगता है। गाड़ी बेचने वाले ने अपनी आईडी दी जो कि फर्जी लग रही थी। आईडी की फ़ोटो और आदमी का चेहरा मैच नहीं कर पा रहा था। प्रकाश समझदारी से काम लेता है, उस आदमी को बिठा देते हैं। इसके बाद गाड़ी की अच्छे से तलाशी ली, उसको चेक किया, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ देखा गया। इसी बीच प्रकाश की नज़र ड्राइविंग सीट पर और बैक सीट पर पड़ती है। वहाँ पर कुछ रक्त के छींटे दिखाई दिए। यह कार दिल्ली नंबर प्लेट की थी और यह आदमी गुजरात बेचने के लिए आया था। यानी इतनी दूर सारी चीज़ों से प्रकाश को कुछ डाउट होने लगा। यह समझ गई कि गाड़ी इसकी नहीं है, यह फर्जी तरीके से बेचने आया है। गाड़ी के पीछे कार ओनर का नंबर लिखा हुआ था। प्रकाश ने चुपके से ओनर को कॉल लगा दिया। वह ओनर कोई और नहीं बल्कि कैब ड्राइवर देवेंद्र के भाई अजीत थे। प्रकाश ने अजीत से बात की, उनको सारी चीज़ें बताई कि एक आदमी गुजरात आया हुआ है आपकी गाड़ी लेकर, उसको बेचना चाहता है। अजीत ने अपने भाई की पत्नी को भी इस बारे में बताया। अब देवेंद्र की वाइफ फ़ोन ले लेती है और कार डीलर से बात करती है। इन्होंने बताया कि वह कार कैब के तौर पर जयपुर गई थी। इसे उसी दीप्ति नामक एक महिला ने बुक किया था। गाड़ी इसके पति देवेंद्र चला रहे थे। अब उस लड़की का और उसके पति का कत्ल हो चुका है।
वह गाड़ी आपके पास आई है। गाड़ी बेचने वाला दोनों के कत्लों का जिम्मेदार हो सकता है, इसलिए आप पुलिस को सूचना दीजिए। इसके बाद सरथला पुलिस ने स्टेशन में कॉल करके सूचना दी, जिसके बाद कार बेचने वाला अरेस्ट हो जाता है। उधर देवेंद्र की पत्नी ने दिल्ली पुलिस को भी इस बारे में सूचना दी। गुजरात पुलिस आदमी को उठाती है और सख्ती से बात करती है। इस आदमी का नाम था हेमंत लांबा, 34 साल का नेशनल बॉडी बिल्डर। इसके पास से एक पिस्टल भी बरामद होती है। इसी से दीप्ति गोयल और देवेंद्र सिंह का कत्ल किया गया था। इसकी बात सुनने के बाद गुजरात पुलिस ने हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस से बात करके सारी घटना को वेरीफाई किया। अब हरियाणा पुलिस गुजरात पहुंचती है। वहीं पर ही हेमंत से सारी पूछताछ की गई। हेमंत लामा के बारे में आपको थोड़ा बताएं तो वह विकास पार्क दिल्ली का रहने वाला था। यह एक बीटेक सिविल इंजीनियर और बॉडी स्टेरॉन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी का चेयरमैन था। साथ ही साथ ये नेशनल बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी था। इसने कई सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर चुके थे। यह फिटनेस इंडस्ट्री का जाना माना नाम था। एक तरफ तो यह इतना कामयाब था, दूसरी तरफ यह किस किस्म का आदमी था। और भी 42 मामले दर्ज थे। इसमें ज़्यादातर धोखाधड़ी, उधार पैसे लेकर वापस न करना, ठगी, मारपीट, लड़ाई झगड़े ऐसे केसेस हैं। यह आदमी 2016 के दुष्कर्म केस पर बेल पर बाहर घूम रहा था। तो दीप्ति गोयल की मुलाकात इससे होती है। अब दीप्ति इसके साथ शादी के सपने देख रही थी, मगर हेमंत का इरादा तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। धीरे धीरे दीप्ति हेमंत पर शादी करने का दबाव बनाने लगती है। हेमंत बातों को टाल रहा था, मगर कितने दिन टालता रहेगा। हेमंत और दीप्ति के बीच झगड़े शुरू हो गए। दीप्ति तो इससे शादी करना चाहती थी। वह प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी थी। देखा जाए तो दीप्ति हेमंत के गले की हड्डी बन गई थी, जिसे यह ना निगल पा रहा था और ना ही उगल पा रहा था। इसके बाद इसने फैसला किया कि दीप्ति को यह नहीं छोड़ेगा। 6 दिसंबर के दिन हेमंत ने दीप्ति को बुलाया। दीप्ति घर पर झूठ बोलकर उससे मिलने के लिए जाती है। दोनों दिल्ली घूमते हैं, आपस में समय बिताते हैं। फिर हेमंत ने कहा कि चलो जयपुर घूमने चलें। दीप्ति पहले तो मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। वैसे हेमंत पहले ही घर से प्लानिंग करके आया था कि इस बार अगर शादी का जिक्र हुआ तो ये दीप्ति को नहीं छोड़ेगा। इसने अपने साथ पिस्टल भी रख ली थी। कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स के अनुसार इसके पास उस पिस्टल का लाइसेंस नहीं था, फर्जी वेपन था। हेमंत ने जानबूझकर दीप्ति के फ़ोन से कैब बुक करवाया ताकि बाद में पुलिस को हेमंत पर शक न जाए। फिर इसने सोचा कि पुलिस तब भी इसको पकड़ सकती है। फिर इसने दीप्ति से कहकर कैब को कैंसिल करा दिया, मगर तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। कैब आ गई थी। यह देवेंद्र की कैब थी। फिर हेमंत ने ड्राइवर से पर्सनली बात की कि ऐसे ही जयपुर चलो, बिना कैब बुक किए, ज़्यादा पैसे दे देंगे। इससे देवेंद्र मान जाता है और कैब कैंसिल होने के बावजूद भी जयपुर चलने को तैयार हो गया। अब दोनों रात में आराम से जयपुर के लिए रवाना हुए। बाकी टाइम में दिल्ली में घूमे फिरे। रात को 11 बजे के आसपास दीप्ति ने अपने पिता को कॉल करके बताया कि ये ठीक है, जल्दी ही घर आ जाएगी। 12 बजे के आसपास दीप्ति और हेमंत के बीच शादी को लेकर आपस में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। हेमंत उसी मौके का इंतजार कर रहा था कि अब झगड़ा हो और ये अपना काम कर दे। इसके बाद हेमंत अपनी पिस्टल निकालता है और ड्राइवर के सामने ही दीप्ति को 4 गोलियां दाग दी। ड्राइवर ने सब कुछ देख लिया था। फिर हेमंत ने गाड़ी को एक्सप्रेसवे से हटाकर दूसरे रास्ते पर ले लिया। फिर वहीं रोड के किनारे अंधेरे में दीप्ति की लाश को फेंक देता है। फेंकने से पहले इसने दीप्ति की पहचानने जाने वाली सारी चीज़ें, उसका पर्स, आईडी, फ़ोन सब कुछ रख लिए थे, मगर यह ब्यूटी पार्लर का विजिटिंग कार्ड नहीं निकाल पाया, जो कि दीप्ति की पैंट की पॉकेट में था। अब ये बैक सीट पर लगे रक्त को कपड़े से साफ करता है। यह पीछे ही बैठा हुआ था। फिर इसने ड्राइवर पर बंदूक तानी और कहा कि जयपुर चलो। आगे जब सुबह होने वाली थी तो हेमंत ने अजमेर बाईपास के पास गाड़ी रुकवाकर ड्राइवर को भी गोली मार दी। ड्राइवर और हेमंत ने थोड़ी झड़प भी हुई थी। पहले इस वजह से गाड़ी का एक शीशा भी डैमेज हो गया था। ड्राइवर का फ़ोन और बाकी पहचान की चीज़ें भी हेमंत ने रख ली। अब ये खुद इनोवा कार को ड्राइव करके जयपुर पहुंचा। वहाँ एक होटल में रुकता है। इसने दीप्ति के कत्ल के बाद भोर में 4 बजे उसके पिता को मैसेज किया था कि पापा मैं ठीक हूँ। इसके बाद इसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। जयपुर के एक होटल में आने के बाद इसने दीप्ति के फ़ोन को ऑन किया। इसको न्यूज़ में पता चलता है कि दीप्ति का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसका मतलब कि देवेंद्र की लाश भी बरामद हो जाएगी। यह उसी ज़िले में है जहाँ पर देवेंद्र का शव फेंका है।
अब ये उसकी इनोवा कार को लेकर निकलता है। हेमंत सीधा गुजरात पहुंचा, वहाँ के होटल में रुकता है। अब तक इसके पैसे ख़त्म हो चुके थे, गाड़ी को ठिकाने भी लगाना था और पैसों की भी ज़रूरत थी। इसके दिमाग में आया कि क्यों ना गाड़ी को ही बेच दे। इसी बीच इसने अपने एक दोस्त को कॉल करके सेकंड हैंड इनोवा 8 लाख में बिक जाएगी। अब हेमंत सेकंड हैंड कार डीलर प्रकाश वाकसिया के एजेंसी पहुंचा, जो कि सरथला में थी, जहां पर प्रकाश को गाड़ी की दशा और हेमंत के बिहेवियर को देखकर शक हो जाता है। यहाँ पर कार डीलर और देवेंद्र की पत्नी की समझदारी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। सारी घटना सुनकर हेमंत के ट्रांजिट विमान पर उसे हरियाणा लाया गया। पुलिस को इनोवा कार, पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस सब कुछ बरामद हो गए। चार्जशीट दाखिल करने के बाद रेवाड़ी के सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। रेवाड़ी सेशन कोर्ट में 26 गवाहों ने गवाही दी, दलीलें रखी गई, एविडेंस रखे गए। फिर 10 मई 2023 तक कोर्ट हेमंत लावंग को दोषी करार दे देती है। आगे को उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई और लाखों रुपए का जुर्माना भी लगा। जुर्माना नहीं दिया तो 1 साल एक्स्ट्रा जेल में रहना पड़ेगा, उसके बाद उम्र कैद होगी। तो कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।